नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में पीएम किसान उत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। बोले, सशक्त हो रहा राज्य का अन्नदाता, सीधे खाते में पहुंच रही खुशहाली। नैनीताल जिले पहुंचे मंत्री खजान दास। बेताल घाट में किया जनसंवाद। ग्रामीणों ने उठाई स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग। मंत्री खजान दास ने सीधा स्वास्थ्य मंत्री से लगाई गुहार। 2027 के रण के लिए कांग्रेस तैयार। महाजनसंपर्क अभियान के दिग्गज संभालेंगे कमान। जनता को बताएंगे सरकार की कथनी और करनी में फर्क, याद दिलाएंगे कांग्रेस का कार्यकाल। नैनीताल जिले में एसआईआर की सुस्त रफ्तार। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने परखा काम, दिया 36 दिन का अल्टीमेटम। और बुलेटिन की शुरुआत पीएम किसान उत्सव की खबर के साथ कर लेते हैं। शनिवार को राजधानी देहरादून स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया गया और कार्यक्रम में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में आए किसानों को संबोधित उन्होंने किया। सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की है, जिसका उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश भर के किसानों के साथ उत्तराखंड के लाखों पात्र किसानों के बैंक खातों में भी डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे ट्रांसफर की गई है। विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नैनीताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बेताल घाट में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में मौजूद स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, ऐसे में उन्हें अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिस पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने संज्ञान लिया और फोन पर स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत कर स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। देखिए, आज काफी लंबे अरसे के बाद बेताल घाट आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जिस प्रकार से लोगों से मिलना जुलना हुआ, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, प्रधानगण, जिला पंचायत के सदस्यगण और हमारे जिनको सरकार ने राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है और माननीय विधायक सरिता जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष, हम सब लोग, प्रताप बोगरा जी यहाँ पर थे और जनता से संवाद किया और अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और कुछ समस्याएं ऐसी है जो सरकार के द्वारा उसको ध्यान दे करके और उसको तुरंत कार्रवाई होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस भी प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अभियान को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में कांग्रेस पेपर लीक, बेरोजगारी, महिला अपराध, कानून व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और बीजेपी सरकार की कथनी और करनी से लोगों को जागरूक करेगी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बताया कि यह अभियान 28 जून से शुरू हो रहा है। अलग अलग जिले में अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 28 जून से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर प्रथम चरण का अभियान प्रारंभ करने जा रही है और इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा जो प्रवृत्ति क्षेत्र की है उसमें हम कांग्रेस के लोगों से भी और आम जन से भी सीधा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे और जो सरकार की विफलताएं हैं उन विफलताओं को भी आम जन के बीच रखने का काम करेंगे। ये अभियान आपने भी कह दिया और मैं दोबारा कह देता हूं कि ये अभियान 28 तारीख से प्रारंभ होगा और कहीं पर ये 7 दिन में, कहीं पर ये 6 दिन में, कहीं पर ये 8 दिन, कहीं 10 दिन भी हैं। समय कहीं पर अलग अलग है क्योंकि जो भौगोलिक विषमता है उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन प्रयास ये है कि हर विधानसभा को भरपूर समय मिले।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन लिया है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार भ्रष्ट अधिकारियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर एक्शन लेकर सीएम धामी ने साफ संदेश दे दिया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार। भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं बख्शेगी सरकार। हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन। उत्तराखंड की धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार पर इतना बड़ा और कड़ा एक्शन लिया गया है। धामी सरकार ने हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन लेकर ये साफ संदेश दे दिया है कि सिस्टम में भ्रष्ट अधिकारियों की कोई जगह नहीं है। बता दें कि हरिद्वार नगर निगम ने 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदकर जो भ्रष्टाचार किया था, उस पर सरकार पहले दिन से ही सतर्क और गंभीर दिखाई दे रही थी। अब इस मामले में सरकार ने तत्कालीन नगर आयुक्त और आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी की सेवा से बर्खास्तगी की सिफारिश की है। साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की है। सरकारी आदेश के अनुसार तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों को देखते हुए मेजर पनिशमेंट देने का निर्णय लिया गया। वहीं तत्कालीन एसडीएम अजय सिंह के खिलाफ परिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और उनकी 3 वेतन वृद्धियां रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने इस पूरे मामले को आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी को भेजने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस घोटाले से जुड़े 10 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। सीएम धामी के इस एक्शन ने अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल पैदा कर दी है। वहीं बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि जीरो टॉलरेंस के साथ काम कैसे किया जाता है, ये सीएम धामी से सीखना चाहिए। जो कहावत है, धामी है तो मुमकिन है, वो धामी है कि जब उत्तराखंड एक लाचार स्थिति में था, उत्तराखंड में लोगों की बच्चों ने अपने सपने जो देखे थे वो विपरीत दिशा में चलने लगे थे। आज उत्तराखंड में 35,000 से भी ज़्यादा नौकरियां उनको मिल रही है। और उसके बाद आप विभिन्न किसी भी प्रकरण की बात करो, चाहे लैंड फ्रॉड की बात करो, चाहे किसी भी फ्रॉड, तो एक बेसिकली फ्रॉड है, चाहे 1 रुपये का हो चाहे करोड़ रुपए का हो। तो आज मैं एक बात कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी डिसीजन भी लेता है, कानून भी बनाता है, और अगर कोई गलत करता है उसको सलाखों के पीछे भी भेजता है। बता दें कि ये पूरा मामला अप्रैल 2025 में सामने आए हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि नगर निगम ने लगभग 14 करोड़ रुपए की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। मामला उजागर होने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, नगर निगम आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। उत्तराखंड प्रशासनिक इतिहास में ये पहला ऐसा मामला बताया जा रहा है जिसमें जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और एसडीएम को एक साथ निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच सचिव रणवीर चौहान को सौंपी गई थी। रणवीर चौहान ने हरिद्वार पहुंचकर विस्तृत जांच की और करीब 100 पन्नों की रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी चेहरे थे जिन्हें जांच से बाहर रखा गया, कई बड़े चेहरे जिन्हें जांच के दायरे में लाया ही नहीं गया। फिलहाल बीजेपी संगठन सरकार के कदम का स्वागत कर रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में विकास की नई गाथा तो लिख ही रहे हैं, साथ ही भ्रष्टाचार पर भी सख्त कार्रवाई करके भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई की हैं, और उसी क्रम में कल उन्होंने जो एक नगर निगम में जो कहीं पर एक भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई गई है, उसमें एक बड़ा प्रहार करते हुए जो जिम्मेवार अधिकारी थे उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। और जो भी आगे कहीं भी इस प्रकार का अगर कहीं पर दुस्साहस करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको नसीहत दी है कि इस देवी भूमि में किसी को ऐसे भ्रष्टाचार करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसी प्रकार अगर इसके से भी बाज नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी।
कांग्रेस पार्टी भी मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस साथ में सवाल भी खड़े कर रही है। उन्होंने पूछा है कि आखिर भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारियों को भी संरक्षण देने वाले नेताओं पर कार्रवाई करने से बीजेपी क्यों डर रही है। इस सरकार पर 2017 से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और कई आरोप इतने गंभीर हैं कि उनकी जांच आज तिथि तक नहीं हो पाई। न्यायालय ने सीबीआई जांच की संस्तुति भी कर दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भाई जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिस सरकार को खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं, वो अगर ये सोचे कि हरिद्वार के अंदर उन्होंने जो है जो लोग उसमें उनकी रिपोर्ट के आधार पर संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब ये देखने वाली बात ये है कि उन अधिकारियों को किसका संरक्षण था। क्या वो अधिकारी स्वयं लिप्त थे या किसी के इशारे पर उन्होंने ये कृत्य किया है, ये तो अभी सामने आना चाहिए। कांग्रेस भले ही सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन प्रदेश के इतिहास में पहली बार अगर किसी नेता ने आईएएस पर कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई है तो वो है सीएम धामी। इसीलिए सख्त कार्रवाई और कठोर फैसलों के लिए सीएम धामी जनता में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शनिवार को राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने नीट यूजी परीक्षा में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ हल्लाबोल किया। बड़ी संख्या में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में सरकार की अर्थी को निकाला और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस के प्रदर्शन में रिया आत्महत्या का मुद्दा भी गूंजा। युवा कांग्रेस की प्रदेश महासचिव ने सरकार पर छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस नेता रितेश छेत्री ने कहा कि आनन फानन में परीक्षा रद्द होने से छात्रों के बीच अनिश्चितता का माहौल पनपा है और इस कारण कई छात्रों ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया है, जबकि ऐसे समय में सरकार को छात्रों का भरोसा जीतना चाहिए था। देखिए भैया, ये जो गूंगी बहरी अंधी सरकार है, इसको जगाने के लिए आज हम सरकार की शव यात्रा निकाल रहे हैं ताकि इनको समझ आए कि कितने सारे मासूम बच्चे हैं जिनकी जान इस नीट पेपर के लीक के चलते चली गई, कितने घरों के जो जलते चिराग थे वो बुझ गए। इस सरकार को समझाने के लिए आज ये आंदोलन करा जा रहा है। देखिए, भरोसा तो अब देखिए बच्चे क्या मस्तिष्क में बैठ चुका है, जो पिछले कई वर्षों से नीट का एग्जाम फेल होते जा रहा है, मतलब होते जा रहा है। अब आगे भी वो कैसे उम्मीद रखेगा कि नीट का एग्जाम आपका सफल होगा। अब आपके मस्तिष्क में बैठ चुका है कि कहीं ना कहीं लोग बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं, एंड में उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो फेल हो जा रहा है, उसका नीट का पेपर वो हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसको सुधार लाना चाहिए और कहीं ना कहीं इनकी कमेटियों को चेंज करके आपको केंद्र में जो भी नीट का एग्जाम होता है वो कोई अच्छी सोसाइटी का किसी अच्छे कमेटी के अंदर में उनको कंडक्ट कराना चाहिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने उपनल कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। धामी सरकार ने समान कार्य समान वेतन का फैसला लिया है, जिसका स्वागत करते हुए उपनल कर्मियों ने धामी सरकार का आभार व्यक्त किया है। देखिए रिपोर्ट। उपनल कर्मचारियों को धामी सरकार का तोहफा, समान कार्य समान वेतन का मिलेगा लाभ। नई कट ऑफ डेट जारी, 16,000 कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम करने वाले सभी उपनल कर्मचारियों को अब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। धामी कैबिनेट ने वेतन के लिए कट ऑफ डेट 2018 से बढ़ाकर 2024 कर दी है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से करीब 22,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, जो पिछले लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। मामले में जनहित याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को आदेश जारी कर कर्मचारियों को 1 साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित करने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की एसएलपी खारिज होने के बाद सरकार ने मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिश पर कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का निर्णय लिया गया।
सरकार की ओर से पहले फैसला लिया गया था कि उपनल कर्मियों को वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं, उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम और महंगाई भत्ता उच्च न्यायालय की जनहित याचिका में पारित आदेश की तारीख 12 नवंबर 2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट मानते हुए दिया जाएगा। जबकि अब धामिज सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट की मंजूरी के बाद कट ऑफ डेट 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 किए जाने पर अपनी सहमति दी है। 2024 तक के उपनल कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय, एक ऐतिहासिक कैबिनेट। माननीय पुष्कर धामी जी इन ऐतिहासिक निर्णयों को कब इतिहास बनाएंगे, ये पूछता अब हर उपनल कर्मचारी है। सर्वप्रथम समस्त उपनल कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। निश्चित ही ये आप सभी के संघर्ष का प्रतिफल है। आप लोगों ने निरंतर, चाहे वो रोड की लड़ाई हो चाहे कोर्ट की लड़ाई हो, अपना 100% योगदान दिया है। परंतु अभी ये स्पष्ट नहीं है कि 2024 तक किन उपनल कर्मचारियों को किन प्रारूप के माध्यम से ये व्यवस्था मिलेगी। ये सब कुछ क्लियर तब होगा जब इसका शासन आदेश आएगा। सरकार के इस फैसले से अब लगभग सभी उपनल कर्मियों को लाभ मिलेगा। अगर इस मामले में कोई व्यवस्था प्रबंधन को लेकर परेशानी होती है तो फिर मंत्रिमंडल की उप समिति इस दिशा में काम करेगी। जो उपनल का था, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित अवमानना वाद संख्या 637 के क्रम में सैनिक कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन के आदेश दिनांक 3/2/26 द्वारा यथा संशोधित 20 फरवरी 26 के अनुसार समान कार्य समान वेतन हेतु पद के सापेक्ष न्यूनतम वेतनमान महंगाई भत्ता सहित प्रदान किए जाने हेतु पात्रता की निर्धारित कट ऑफ डेट तिथि 12/11/18 को संशोधित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/10/2024 की तिथि निर्धारित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल ने सहमति दी। यानी न्यूनतम जो समान कार्य का समान वेतन है, जो कट ऑफ डेट उसकी 12/11/2018 थी, वो 15/10/2024 हो। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामिज सरकार लगातार प्रदेश के युवाओं के हित में फैसले ले रही है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार लगातार प्रदेश के युवाओं के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। आज जहाँ धामी सरकार से पहले मात्र 16,000 लोगों को नियुक्ति मिली थी, 33,000 लोगों को नियुक्ति देने का काम इस धामी सरकार ने किया है। और कल कैबिनेट में कट ऑफ डेट बढ़ाकर हमारे जो कर्मचारी हैं, इतने साल से कार्यरत थे, उनके हित में बहुत बड़ा फैसला धामी सरकार ने लिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट के सभी साथियों का आभार करता हूँ। उत्तराखंड में उपनल कर्मियों को सरकारी विभागों की रीढ़ कहा जाता है। इन्हीं कर्मचारियों के बलबूते विभाग में विकास परियोजनाओं और उनके धरातलीय कार्य को और मजबूती देने का काम किया गया है। समान कार्य का समान वेतन मिलने से अब हजारों उपनल कर्मियों के काम में तेजी आएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। बात अब एसआईआर की कर लेते हैं। बता दें कि नैनीताल जिले में एसआईआर के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन की धीमी रफ्तार पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शनिवार को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने बताया कि नैनीताल जिले की 4 विधानसभा सीटों पर डिजिटलाइजेशन का काम राज्य में सबसे कम हुआ है। इसमें पहले नंबर पर कालाडोंगी विधानसभा, दूसरी भीमताल विधानसभा, तीसरी हल्द्वानी और चौथी नैनीताल विधानसभा है। ऐसे में यहां 36 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। डिजिटेशन का जो प्रगति का रिव्यू किया गया है, तो नैनीताल जनपद की 4 विधानसभा ऐसी हैं जो कि पूरे राज्य में सबसे कम प्रगति वाले विधानसभाओं में शामिल हैं। तो उनके जो संबंधित अधिकारी हैं, उसमें जो एसडीएम्स है, वहाँ के जो एईआरओज है, उनका आज रिव्यू बैठक किया गया है और उनको प्रगति को ठीक से हासिल करने के लिए जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पर नेटवर्क का इश्यू आता है, ऐसे पोलिंग स्टेशन को आइडेंटिफाई करने का निर्देश दिया है और उसको बेहतर करने के निर्देश दिए हुए हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे कम प्रगति वाले बूथ होंगे, उनकी सूची प्रतिदिन जो है एसडीएम साहब रिव्यू करेंगे और उसको अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, ऐसा भी निर्देश दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगामी 3 से 4 दिनों में अच्छा प्रगति नैनीताल जनपद में हासिल हो सकता है। आज की बैठक में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी जो है मार्गदर्शन किया गया है
उनका नियमित अनुश्रवण से ये प्रगति हासिल हो सकती है, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। देहरादून की रिस्पना नदी के संरक्षण, स्वच्छता और पुनर्जीवन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मॉनसून में जल निकासी में कोई दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए काम तेजी से चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले कई सालों से रिस्पना को साफ करने के लिए समय समय पर अभियान चलाए जाते रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस आखिर क्यों बनी है? देखिए रिपोर्ट। देहरादून की रिस्पना नदी को साफ करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रिस्पना नदी में चल रही सफाई व्यवस्था को देखने के लिए पिछले दिनों जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया था। नगर निगम ने मार्च महीने से नगर निगम क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के तहत अब तक लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़े का उठान किया जा चुका है। नगर निगम द्वारा बिंदाल नदी के लगभग 8 किलोमीटर और रिस्पना नदी के लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र में व्यापक सफाई कार्य किया जा रहा है। साथ ही शहर के अलग अलग नदी नालों और जल धाराओं में भी अभियान के रूप में नियमित सफाई कार्य जारी है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा रिस्पना नदी की सफाई और पुनरुद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस अभियान में नगर निगम द्वारा 12 जेसीबी मशीनें और 15 डंपर लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से नदी क्षेत्र से कूड़ा मलबा हटाया जा रहा है। रिस्पना रिवर के क्लीनिंग को लेके, रिजुविनेशन को लेके पूर्व में भी इसी तरीके के प्रयास किए गए थे और उसमें अभी हम लोग उस पर एक प्रॉपर मीटिंग के बाद में जो क्लेanलीनेस वाले जो पार्ट हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे, जिसमें ड्रेनेजेस हैं या गार्बेज पॉइंट्स हैं या 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में कौन कौन सी जगह लो लाइंग एरिया में रिवर के अंदर इस टाइप के पोल्यूशन के चांसेस जो हैं या जहाँ सिल्ट का डिपोजिशन है, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम देखने की कोशिश करें। वर्तमान में 12 आपके जेसीबीज़ और लगभग 15 के आसपास डंपर्स के माध्यम से नगर निगम के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें क्लीनिंग और कूड़ा उठाने से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर किया गया। साथ ही पीडब्ल्यूडी भी पुलों की सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है शहर में, और इसके अतिरिक्त अन्य डिपार्टमेंट जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके कन्वर्जन से ये कोशिश की जाएगी कि रिस्पना रिवर को प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग कराते हुए उसके रिजुविनेशन के एफर्ट्स को हम लोग रिवाइव करें। नगर निगम पिछले कई सालों से मानसून आने से पहले सफाई करवाता है, लेकिन मानसून आने के बाद बारिश के दौरान रिस्पना नदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण नदी के आसपास घरों को काफी नुकसान भी होता है। नगर निगम पिछले कई सालों से दावा करता है कि संरक्षण, स्वच्छता और पुनर्जीवन के लिए अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस देखने को मिलती है। आज संबंध में शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और परमानेंट सोल्यूशन दोनों ही एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, और जो भी शॉर्ट कमिंग्स रही हैं अभी तक की, पॉलिसी फेलियर्स रहे हैं या कहीं पे हमें बेटर डिसीजंस लिए जाने हैं, तो उनको भी हम लोग एनालाइज करेंगे और उनके क्या बेटर सोल्यूशंस हो सकते हैं उसके लिए ट्राई करेंगे। नगर निगम ने पिछले 1 साल से रिस्पना नदी के संरक्षण, स्वच्छता और पुनर्जीवन के उद्देश्य से अभियान तो चलाया है, लेकिन ये अभियान कितना कारगर साबित होगा ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुद्रपुर विधानसभा से कांग्रेस नेता जीवन राय ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश की है। कांग्रेस नेता जीवन राय का कहना है कि यदि पार्टी हाईकमान उन पर भरोसा करता है तो वो निश्चित ही रुद्रपुर विधानसभा से जीत कर आएंगे। हालांकि इस सीट से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी दावेदारी पेश कर चुके हैं। ऐसे में जीवन राय के सामने क्या चुनौती रह सकती है, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने। नमस्कार। हमारे लोकप्रिय रफ्तार मीडिया में इस समय वरिष्ठ वकील और विशेषकर बंगाली जो छात्र संघ था उसके पूरे प्रदेश अध्यक्ष थे जीवन राय जी, और एडवोकेट साहब भी है। इस समय पूरा सियासत जो विधानसभा रुद्रपुर में हर जगह चर्चा का विषय बना कि अब की बार जीवन राय करेंगे कुछ खास बात, क्या राज है, ऐसे चर्चा क्यों हो रहा है? जीवन राय, सबसे पहले आपका स्वागत रफ्तार मीडिया में। गौतम भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आए। रफ्तार चैनल और रफ्तार मीडिया के पूरे दर्शकों को मेरा नमस्कार। राय जी, सियासत विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है, लगातार यहाँ पर भाजपा का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ है, और इस बार विशेषकर पूरा उत्तराखंड में हमें सूत्र से पता चला कि एक विशेषकर बंगाली समुदाय को किसी को टिकट मिल सकता है, चाहे रुद्रपुर विधानसभा या गदर विधानसभा। तो हर जगह चर्चा का विषय है कि आपकी बार जीवन राय होना चाहिए। इस मुद्दे पर यदि पार्टी हाईकमान टिकट देगी तो किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? बाकी पार्टी के लिए आपने क्या किया अभी तक? देखिए, मैं बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ। हमारा पूरा
परिवार कांग्रेसी है। आपको विदित होगा मेरी सासू माँ स्वर्गीय श्रीमती रेखा विश्वास जी कांग्रेस महामंत्री, जिला अध्यक्ष और महिला आयोग के सदस्य, अन्य पदों में रही है। मेरा भी लगभग 25 साल से कांग्रेस में हूँ और छात्र जीवन से मैं राजनीति ही कर रहा हूँ। कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और जिस हिसाब से मांग चल रही है अभी बंगाली समाज की ओर से भी मेरे को कांग्रेस का अगर टिकट मिलता है तो एक तरफा सपोर्ट किया है बंगाली कल्याण समिति की ओर से। दिलीप अधिकारी जी ने अभी एक मीटिंग बुला के उसमें सार्वजनिक रूप से मेरा नाम घोषणा किया है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर पार्टी टिकट मिले तो ये ट्रिपल इंजन के सरकार को रुद्रपुर से उखड़ फेंकेंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि जिस हिसाब से शोषण कर रहे लोगों का, युवाओं का, और रोजगार देखिए किस हिसाब से जो है, महंगाई देखिए, मेन तो महंगाई। मोदी सरकार सारे चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो किसानों का कमर टूट जाए। और ये जो आम जनता को ये जो सब्सिडी के नाम पे 14 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये सिलेंडर के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, महिलाओं का जो है, गृहिणी लोगों का जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो डीजल इनके हाथ में, सब्सिडी का डीजल में नहीं दे सकता, एक डीजल से 50 चीज़ बढ़ता है। और उस डीजल को क्या इनके पास कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है कि डीजल को ही रोका जाए। डीजल नहीं रोक पाते, डीजल रोकते ही सारा सिस्टम, सारा महंगाई कम हो सकता है, लेकिन इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। एक डीजल से चाहे ट्रांसपोर्ट कहिए, चाहे किसान कहिए, चाहे जितने भी अनाज हो, फल सब्जी, जितने भी चीज़ें, सब कुछ डीजल से ही शुरू होता है। और उसके बाद डीजल का रेट अभी देखिए, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, तो क्या डीजल कम होते ही बाकी चीज़ कम हो जाएगा? नहीं होगा। तो सरकार को चाहिए डीजल पे जितने सब्सिडी इधर उधर का है वो डीजल पे कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए। मैं तो इसके खिलाफ आंदोलन भी करने के अभी माइंड में हूँ कि सरकार के खिलाफ अभी कुछ टाइम बाद जो है आंदोलन करूँगा। रही पार्टी की बात, तो अगर पार्टी मेरे पे विश्वास करे, बंगाली कैंडिडेट के हिसाब से अगर मेरे को देते हैं तो तन मन धन से मैं पूरा, मेरी टीम कांग्रेस पार्टी पूरा लगेगी। और दूसरी बात, विजय श्री हासिल करके देंगे, विजय श्री मिलेगा पार्टी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री नेथानंद जी का एक प्रकार छोटे भाई माना जाता है। कांग्रेस में अच्छी पकड़ भी है आपका, विशेषकर एक पढ़ा लिखा उच्च शिक्षा आपके पास भी है और लोगों में अच्छा मिलनसार भी है, सामाजिक हित में हर कार्य करते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चुनौती लग रही है कि लगातार जो भाजपा का गढ़ 2 बार ठुकराल के यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, शिवराज इधर वर्तमान सिटिंग विधायक है, और वही ठुकराल आज भाजपा से बागी होकर कांग्रेस में आ गए। दूसरा, कई लोग और दावेदार गए, उनमें से जीवन राय को कितने बड़ी चुनौती रहेगा, बाकी क्यों टिकट देंगे आपको? देखिए, मेरा तो एक ही मानना है, बंगाली लगभग 48,000 वोट है, प्लस मैं ट्रांजिट कैंप से बिलोंग करता हूँ। ट्रांजिट कैंप में लगभग 9 वार्ड है और ये जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं सब में काम करता हूँ। वर्तमान हाल निवासी मेरा आवाज़ का से, यहाँ लोगों से अच्छा संबंध है। मैं टैक्सेशन लॉयर हूँ, तो एक वकीलों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात, अभी जो सरकार की कुछ नीतियाँ है यहाँ पे लोकल में, मैं इसके लिए आगे बोलूँगा, अभी तो बहुत जल्द हो जाएगा इस बात को करने के लिए। आगे मैं जब बैठूँगा धरने पे तो उस टाइम बताऊँगा, कुछ नीतियाँ है उसके खिलाफ सरकार से लड़ाई करनी है और लड़ाई करके जनमानस तक वो पहुँचाना है कि किस टाइप से ये सरकार की जो ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं और लोगों को कैसा छला जा रहा है, वो आप लोगों के माध्यम से दिखाया जाएगा, किया जाएगा। और पार्टी अगर एक बार विश्वास करके देख ले, तीनों जगह देखा है, रुद्रपुर नहीं देखा, रुद्रपुर सबसे ज़्यादा वोट है। एक युवा के तौर में लोग चाह रहे हैं, जनता के अंदर एक उत्साह भी है, और अगर दे तो कांग्रेस के झोली में ये सीट ला के दूंगा। जीवन जी, लगातार आप सेवा करते हुए आ रहे कांग्रेस में, अभी तक कांग्रेस में क्या क्या प्राथमिकता रहा, कौन कौन से पद में रहे आप? मैं पद का बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। आदमी को कार्य से और अपने कर्म से जो है पहचाना जाता है। मेरे पास मंडी डायरेक्टर का पद था, मैं विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री रहा हूँ और भी छोटे मोटे पदों में रहा हूँ, जिले स्तर में भी रहा हूँ, लेकिन पद मेरे लिए मायने नहीं रखता। कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और मैं पार्टी में काम करना जानता हूँ। बाकी पार्टी जैसे उचित समझे
पार्टी अगर टिकट दे तो एक बार अवश्य जो है पार्टी के झोली में ये सीट लाके। बिल्कुल, देखिए आपने हमारे साथ युवा चेहरा जीवन राय जो पेशे से वकील भी है, और इनका कहना है कि लगातार पार्टी हाईकमान हर जगह आजमा चुके, इस बार रुद्रपुर में कम से कम हमें युवाओं को होते एक टिकट दे दे। जिस पर से यहाँ पर लगातार विकास हो रही, उस विकास को लोग कोई महत्व नहीं है। मैं ऐसे यूनिक कार्य करूँगा, पूरा उत्तराखंड के नंबर 1 विधानसभा बनाऊंगा इस क्षेत्र में। अब देखना है कि क्या पार्टी हाईकमान जीवन राय को टिकट देंगे कांग्रेस से। अगर कांग्रेस से टिकट देती है तो जीवन राय कितने वोटों से जीतते हैं, ये तो आने वाले समय बताएगा। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में यहां लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बता दें कि शनिवार को क्षेत्र में यूथ कांग्रेस नेता हेमंत साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है, और उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। लगातार महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। स्मार्ट मीटर की वजह से लोगों को भारी भरकम बिल आ रहे हैं। जनता परेशान है, सरकार और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। स्मार्ट मीटर में की वजह से जिनका 1,000 रुपए महीने का बिल आता था, कई लोगों का 5-5, 6-6 हजार रुपए महीने का बिल आ रहा है। इस मुद्दों को लेकर भी हम लोग कोर्ट तक जाने का काम करेंगे। स्मार्ट मीटर लोगों का जीवन खराब करने का काम कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी की मार पहले ही झेल रही थी जनता, अब स्मार्ट मीटर की वजह से लोगों को और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार को युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। किच्छा में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और गुरुद्वारा श्री नानक दरबार की प्रबंधक समितियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हेमकुंड साहिब यात्रा पर जा रहे सिख श्रद्धालुओं पर कर्णप्रयाग में हुए हमले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सिख समाज ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नाराज लोगों ने 24 जून तक का समय दिया है। 24 जून के बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। हालांकि उप जिलाधिकारी ने नाराज लोगों को आश्वासन दिया है। देखिए, कुछ दिन पहले जो कर्णप्रयाग में एक घटना हुई है, उसके संबंध में सिख समुदाय के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, अपनी बात रखी गई है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, और उसमें जो उनकी अपनी भावनाएं हैं उसमें को उन्होंने व्यक्त किया है, और उसको हम सक्षम स्तर पर यहाँ से भिजवा रहे हैं। बाकी इसके अलावा उनको यह भी अवगत कराया गया है कि चूँकि जो प्रकरण है वो उसमें कार्यवाही जो है वो गतिमान है, और संबंधित जो थाना क्षेत्र है, संबंधित जो जिला है, उसके द्वारा उस पर कानूनी रूप से जो भी उचित कार्यवाही होगी उसको उसमें किया जाएगा। रुड़की में पारिवारिक कलह से परेशान चल रहे उत्तर प्रदेश के युवक ने गंगनहर में छलांग लगा दी। आसपास खड़े लोगों ने जब युवक को डूबता देखा तो शोर मचाया, जिसे सुनकर वहां मौजूद जलवीर मोनू ने गंगनहर में छलांग लगाकर युवक की जान बचाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में पीएम किसान उत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। बोले सशक्त हो रहा राज्य का अन्नदाता, सीधे खाते में पहुंच रही खुशहाली। नैनीताल जिले पहुंचे मंत्री खजान दास, बेताल घाट में किया जनसंवाद। ग्रामीणों ने उठाई स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग। मंत्री खजान दास ने सीधा स्वास्थ्य मंत्री से लगाई गुहार। 2027 के रण के लिए कांग्रेस तैयार। महाजनसंपर्क अभियान के दिग्गज संभालेंगे कमान। जनता को बताएंगे सरकार की कथनी और करनी में फर्क, याद दिलाएंगे कांग्रेस का कार्यकाल। नैनीताल जिले में एसआईआर की सुस्त रफ्तार। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने परखा काम, दिया 36 दिन का अल्टीमेटम।